लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो है लेक्चर स्टार्ट किया था अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो टुडे इज आवर लेक्चर थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने बहुत सारी बातें करी है और वो बातें आई होप आपको याद होंगी और आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो आगे हम और बातें करेंगे आज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, ऐसे एटॉमिक मास भी कोई चीज होती है। अब ये जो है, एक जैसे हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसमें एक रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है। उसका एक रिमार्केबल कॉन्सेप्ट जो थे वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एटॉमिक मास, जिसके हिसाब से हर एलिमेंट को जो है अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। हर एक एलिमेंट को अपना एक मास होता है। इसका मतलब हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना मास है। और जब हम एक एलिमेंट की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ डाल्टन, जब बात करेंगे एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे, तब हम एक एलिमेंट, मतलब ये नहीं है कि पूरा एक एलिमेंट का टुकड़ा उठा के बात करेंगे, नहीं। जब भी हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है एटम, तो हम एटम के हिसाब से बात करते हैं। यानी उसके एटम का वेट कितना है, उस हिसाब से उस एटम, उस पूरे एलिमेंट की हम बात छेड़ रहे हैं। अगर उस एटम की ये प्रॉपर्टी है तो पूरे एलिमेंट की वही प्रॉपर्टी है। ये है कि एक एक प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बारे में डाल्टन ने एक क्लू दिया। ये जो है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करता है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज वेल। जो जो हमने बात की थी कि वाटर अगर हम देखेंगे दुनिया में कहीं पे भी देखेंगे तो उसका प्रपोर्शन जो है वो सेम रहेगा। जब एटॉमिक मास की बात करेंगे, यानी दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है वाटर मॉलिक्यूल में, H2 और O होता है, तो और हमारा ऑक्सीजन जो है वो एक होता है। तो फिर हमने जब वेट की बात की थी, फिर हमने एज पर वेट बात की थी, यानी हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 हो गया। और जो हमारा ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम था वहां पे वाटर में, तो वो 16 है। तो टोटल वेट जो है बन जाता, दैट इज, जब हम 2:16 लिखते हैं, जब आप पिछला लेक्चर रिवाइज करोगे तो आपको समझ आएगा। इस हिसाब से इट हैज मेड द साइंटिस्ट्स टू मेजर द मास ऑफ एन एटम। तो इससे साइंटिस्ट ने जो है जो है एक बुनियाद रखी कि हमें एटम का मास पता होना चाहिए। बट ये मास पता लगाना एक एटम का, एक एलिमेंट के एटम का, जिसकी हमने बात की थी कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और हम ये कह सकते हैं कि अनइमेजिनेबल उसका छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज होता है। अब उसका मास का पता लगाना, उसको कौन मेजर करेगा, उसको कौन वे करेगा? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड आउट द वेट और मास ऑफ ए सिंगल एटम। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं, अब रिलेटिव मास जो है हम कंसिडर करेंगे, यानी एक का एक रेफरेंस एटम या एक रेफरेंस एलिमेंट लेंगे। उस एलिमेंट के कंपैरिजन में बाकी एटम्स की मास कितनी है। ठीक है, वो हम अभी समझ लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड्स फॉर्म्ड। यानी वो कैसे कंपाउंड बनाएगा, तो ऐसे फिर उन्हें अंदाजा लगा कि इसका करीबी करीबी इसके करीब है, इससे इतना ज्यादा है, इससे इतने गुना ज्यादा है, इतना गुना कम है। तो एक रिलेटिव एटम, एक रेफरेंस एटम जो है लिया गया था। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब एक एटॉमिक मास यूनिट, एक कॉन्सेप्ट आता है। जब हम मास की बात करते हैं तो इसका मेजरिंग यूनिट, जैसे हम वेट को, अगर जब हम वेट को मेजर करते हैं दैट्स इन किलोग्राम्स, तो टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी को एम्पेयर में मेजर करते हैं। बट एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है इसको, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको पहले पहले जो है AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था, बट अब जो है सिंपल इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको सीधे यूनिट्स कहा जाता है। तो इट्स कन्वीनियंट टू हैव अ होल नंबर और नियर टू द होल नंबर। ये एटॉमिक मास यूनिट से जो है
ऐसा मास होना चाहिए कि वो होल नंबर होना चाहिए, वो कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक फिर इनने सर्चिंग वगैरह स्टार्ट करी, तो साइंस ने क्या कहा कि सबसे पहले इनने एक एलिमेंट की बात की थी कि ऑक्सीजन को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ऑक्सीजन को अपना रेफरेंस मान लेते हैं। इसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स के एटम का कितना मास होगा वो बात जो है कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक एटम जो है, ऑक्सीजन का एक एटम, उसके 16 हिस्से किए जाए, 1/16 पार्ट जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट माना जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम लिया तो उसके 16 हिस्से किए, तो उसका 16वां हिस्सा जो है उसको एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया। यानी इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बाकी एटम्स का मास ऐसे लिया गया है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन एटम। अब इसको क्यों रेफरेंस माना गया था? बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलके बहुत सारे एलिमेंट जो है कंपाउंड्स बनाता है। दूसरी बात, एटॉमिक मास यूनिट जब हम लेते हैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो मोस्ट एलिमेंट्स जो है द एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज होल नंबर। ये हमें एक होल नंबर देता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हमारे जो है बाकी एटम्स का मास निकलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने जब मास की बात की थी तो इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास की यूनिट हम लेंगे। फिर ने बोला कि अब किसके कंपैरिजन में हम मासेस लेंगे? तो इन्हें सबसे पहले पहले लिया गया था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लिया बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। एक, ये बहुत रिएक्टिव होता है, बाकियों के साथ रिएक्ट करता है। दूसरी बात, जब इसके रेफरेंस में, इसके कंपैरिजन में बाकी एटम्स का मास लिया गया, तो ऑक्सीजन के 16th पार्ट को, यानी ऑक्सीजन के वजन, ऑक्सीजन का एक एटम का वजन, उसको हम 16 हिस्से करेंगे तो वो एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया। अब किसी एटम का कितने एटॉमिक मास यूनिट है तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो माना जाता था। अब इंटरनेशनली जो है 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है एक माना गया था कि एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के कंपैरिजन में, जो कार्बन 12 है, यानी कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, 12। इसका एक आइसोटोप है, वो कार्बन 12 आइसोटोप हम कहते हैं उसको। जो कार्बन का एक एटम है उसका वजन जो है वो 12 के बराबर है। तो बाद में इसको लिया गया और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी ये माना जाता है कि कार्बन के कंपैरिजन में बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव मास माना जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। वन एटॉमिक मास की डेफिनेशन अब क्या बनेगी कार्बन के कंपैरिजन में? वन एटॉमिक मास इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम। यानी जब हम कार्बन के, जो कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, तो इसका टोटल वजन जो है वो 12 होता है। तो अगर हम इसको इसको हम 12 हिस्से करेंगे, ठीक है, सो इसको हम 12 हिस्से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने की, तो एक हिस्सा जो है दैट इज 1 AMU, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। गॉट इट? तो एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के कंपैरिजन में माना गया, इसीलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है दैट इज इक्वल 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। यानी कार्बन एटम का जो मास है उसका 12वां हिस्सा जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट यूनिवर्सली माना जाता है। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी अब कार्बन 12 के कंपैरिजन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है उनका ऐसे मास लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका जो है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट सिंपली 1 है। इसका मतलब हो गया कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन का मास कितना है? कार्बन का 12 है। तो इसके कंपैरिजन में इसको 12 हिस्से जब हम करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 12 हिस्से किए, तो इसका एक हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर है। दैट मीन इट हैज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही कार्बन का देखेंगे, कार्बन खुद जो है उसका 12 है, ठीक है। नाइट्रोजन का देखेंगे उसका 14 है, फिर ऑक्सीजन का देखेंगे उसका 16 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ऐसे ही कैल्शियम का 40।
तो ये डिफरेंट एटॉमिक मास यूनिट्स कार्बन के कंपैरिजन में माने गए, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक Yes. मास क्या होता है अब, यानी जब हम किसी का वजन, किसी एटम का वजन किसी के रिलेशन पे या किसी के रिलेटिव रेफरेंस से हम लेंगे, जैसे हम यहाँ पे कार्बन के कंपैरिजन में ले रहे हैं, सो इट्स डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। जब हम एक कार्बन एटम के कंपैरिजन में मास लेंगे तो कितने एटॉमिक मास यूनिट्स है, तो वो हमारा जो है एक एटॉमिक मास यूनिट बन जाता है। जैसे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, ऐसे और भी एलिमेंट्स है, उनका मास कैसे लिया जाएगा, तो वो कार्बन के कंपैरिजन में लिया जाएगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये सारे एलिमेंट्स है, इन सब का अलग अलग मास है, बट इनका मास रेफरेंस पॉइंट जो है वो कार्बन माना जाएगा। कार्बन के कंपैरिजन में कितने एटॉमिक मास यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द हीलियम, हीलियम का 4 है। दैट मींस जब हम कार्बन के 12 हिस्से करेंगे, 12 में से 4 हमने हिस्से लिए, उन 4 हिस्सों का वजन कितना होगा, दैट इज 4 एटॉमिक He- मास यूनिट, तो वो है हमारे हीलियम का वजन, ठीक ऐसे। नाउ अब एटम्स जो होते हैं, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, वो रहते कैसे हैं? हमें क्या पता होना चाहिए एटम्स के बारे में। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितने भी एलिमेंट्स है, मोस्ट एलिमेंट जो है, मैं हर एक की बात नहीं करूंगा, मोस्ट एलिमेंट्स के एटम्स, एक एटम ठीक है, एक जर्रा, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसमें जब हम सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट इज एटम। किसी एलिमेंट का जो एटम होता है, किसी का बहुतों का है, जो एटम है वो अकेले रहना पसंद नहीं करता, वो या अकेले वो रह नहीं सकता है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो रिएक्टिव होता है, दूसरे के साथ हमेशा वो बॉन्डेड रहेगा। सो एटम्स फॉर्म्स जब वो रिएक्टिव होता है, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो तभी ये कंपाउंड बनाते हैं, या कोई मॉलिक्यूल बनाएगा, या कोई आयन बनाएगा। सो एटम्स जो होते हैं फिर ये क्या करते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स और दे फॉर्म द आयंस, ठीक है, बिकॉज दे आर रिएक्टिव, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब दीज एग्रीगेट, अब जो ये मॉलिक्यूल्स बने या आयंस बने, ये फिर सारे मिलके जमा हो जाते हैं, एक लार्ज मैटर बनाते हैं, ठीक है। फिर ये सारे जब जमा हो जाते हैं, फिर एक बहुत बड़ा मास बनाते हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ये आयरन है, ये निकल है, ये कॉपर है, ठीक है। हमने बड़े बड़े टुकड़े देखे, हालांकि असल में उसके अंदर जो होता है बहुत सारे एटम्स होते हैं, लाखों करोड़ों में एटम्स होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या है, एटम की हमने कल से बात की, एटॉमिक मास यूनिट वगैरह आज हमने डिस्कस किया, एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम मॉलिक्यूल पे आते हैं। नाउ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कब बनता है, क्यों बनता है, जब एटम्स आपस में जो पहली बात, एटम अगर खुद से अकेले रहेगा नहीं, इसका मतलब हो गया वो रिएक्टिव होता है, यानी वो रिएक्ट करेगा, वो या तो वो खुद के एक और एटम के साथ मिलके बॉन्ड बना के वैसे मॉलिक्यूल बनाएगा, या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दो तरह के से बॉन्ड बना सकता है, या तो खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, या किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। So now, for example, now molecule, a group of two or more atoms. एक एक ग्रुप होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़े हुए होंगे, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो एटम्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट फ्री, यानी वो आपस में ऐसे साथ साथ नहीं होते, बल्कि इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है, दैट मेक्स देम, जैसे यहाँ पे पेन, मेरे दो हाथ, आप समझो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दो के बीच में जो है एक सॉलिड ब्रिज है, एक बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, which helps to these two together, and this is a attractive force between the two। ये जो दो एटम्स हो, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है जो अट्रैक्टिव होता है, ये इनको जोड़े रखता है, तो तब ये मॉलिक्यूल बन जाता है। सो हम इसको और डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, सो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या तो एलिमेंट का एक एलिमेंट है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, तो जिसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम तरह के होंगे, वो एलिमेंट होता है,
अब इसके एटम्स जो है अगर खुद के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। सो a molecule can be defined as the smallest particle of element or a compound that is capable of independent existence। जो ही एटम्स खुद से इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कोई सा वो खुद से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हो गया वो बॉन्ड बनाएंगे या तो खुद के साथ ही दूसरे एक एटम के साथ बनाएंगे या किसी और के साथ बनाएंगे। जब जो ही वो मॉलिक्यूल बन जाता है, नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये अकेला रह सकता है, मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है। और ये जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, इसके सारे वो प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके सारे वो खासियत होती है, इसकी सारी वो खूबियां होती है जो उस पूरे सबस्टेंस की खूबियां होती है, वो इस मॉलिक्यूल में भी वो खूबियां होती है। नाउ जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने अभी बोला आपको स्टोरी, ये यहाँ पे और है, और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन, यानी या तो सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप हमेशा देखोगे हम लिखते हैं O2, ठीक है, हम क्या लिखते हैं O2। दैट मींस ऑक्सीजन दो एटम्स मिलके O2 बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आप एक और एग्जांपल याद रख सकते हो, जैसे N2, दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो सो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट मतलब क्या हो गया, जैसे हम हमारे पास हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, या SF SF नहीं, SF नहीं लिखेंगे, लिखेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी ये एक एटम है, एक एलिमेंट का सोडियम का एटम है, क्लोरीन दूसरे एलिमेंट का एटम है, ये आपस में जुड़ के, सो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी आपस में जुड़ सकते हैं, तो दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ मॉलिक्यूल। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे मैंने अभी बोला आपको, एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें कोई और टाइप का एटम प्रेजेंट नहीं होगा। एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूंगा एलिमेंट है एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बेसिकली O कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एज O। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, Yes, ऑक्सीजन sir. जो है, ऑक्सीजन आप देखोगे, ऑक्सीजन आप कभी देखोगे कि O सिंगल लूजली कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं वैकेंट ऑक्सीजन। दिस इज हाईली रिएक्टिव। जब जब भी आप ऑक्सीजन देखोगे इस शेप में, ऐसे देखोगे, आप ये हमेशा देखना कि ये किसी और एलिमेंट के या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे इसको हम H2 डालेंगे, ना व्हाट इज इट, इट इज वाटर, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है आपस में ये कभी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा आप देखोगे ये एज O2 एग्जिस्ट कर सकता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, सो दैट सिलेंडर हैज अ गैस दैट्स ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के अलावा कोई भी वहां पे एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन एंड ओनली देन वी कैन से दिस इज एलिमेंट। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स अब है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के ये मॉलिक्यूल है, उस सिलेंडर में सिर्फ एक तरह के एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, आपको ये समझ आया, सेम टाइप ऑफ एटम्स जब होंगे Yes, sir. तब, जैसे हमारे पास आर्गन है, जैसे हमारे पास हीलियम है, तो इनके अंदर क्या होगा, आर्गन और हीलियम, ओनली वन एटम ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी ये जो आर्गन और हीलियम है ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये अलग रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने AR लिखा, AR के साथ 2 नहीं जोड़ा, 3 नहीं जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा। हीलियम को भी ऐसे हमने HE लिखा, बस इसको 2 नहीं जोड़ा, क्योंकि ये वाले एटम जो है अलग रह सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप 10th क्लास में पढ़ोगे, वो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये एक नॉन मेटल है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है इसके दो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। सो ये सिंगल ऑक्सीजन कभी एग्जिस्ट ऐसे सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी से किसी और के साथ ये ज्वाइन करता है और एक कंपाउंड बनाता है। नाउ बिकॉज दिस हैज टू एटम्स इन इट, सो इट्स कॉल्ड द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज कॉल्ड द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ एक और चीज होता है दैट्स कॉल्ड ओजोन।
आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर आती है, वी कॉल दैट सर। स्ट्रेटोस्फीयर। वहां पे हमारा ओजोन होता है। इसमें बेसिकली यस सर। 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। सो इट कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स जॉइन टुगेदर, और इसका जो फॉर्मूला होता है O3, दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़े हैं। सो इट्स अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक। सो द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as atomicity। यानी कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्या कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस कैपेसिटी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। आप देखना कि ऑक्सीजन, आप जब ऑक्सीजन लिखोगे तो आप हमेशा लिखोगे O2, O5, O10, कभी नहीं लिखोगे। दैट मीन्स एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है। आप नाइट्रोजन लिखोगे यस तो सर। नाइट्रोजन जो है आप लिखोगे N2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। ठीक है। या ट्राई नाइट्रोजन भी लिखोगे, तो वो जो है एटॉमिसिटी उसकी डिफरेंट, यानी हर एक एलिमेंट का एटॉमिसिटी डिफरेंट वैरी कर सकता है, या मोनो एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक होगा, ये हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे इस टेबल में आप देख लो, टेबल है, टेबल दिस 3.3। तो इसमें है कुछ नॉन मेटल, जैसे हमारे पास है यहाँ पे आर्गॉन है। तो आर्गॉन जो है मोनोएटॉमिक है। आपने ऊपर भी एग्जांपल देख ली होगी। हमारे पास हीलियम है, दिस इज आल्सो मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन इज डायटोमिक, हाइड्रोजन इज डायटोमिक, यानी H2 आप देखोगे हमेशा। ठीक है। तो नाइट्रोजन आप लिखोगे तो ये डायटोमिक है। क्लोरीन जो है डायटोमिक है। फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है, यानी आप P4 लिखोगे। ठीक है। ऐसे ही सल्फर जो है ये पॉलीएटॉमिक है, सल्फर से S8, यानी ये 8 8 तक ये जोड़ सकता है। ठीक है। सल्फर बहुत सारे ऐसे बना सकता है। नाउ मेटल्स तो एंड मतलब अदर मेटल। हाँ। मोनो एटॉमिक में एक ही टाइप का एटम होता हाँ, इसमें सिर्फ एक एटम, यानी ये सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे आर्गॉन, हीलियम। ठीक है। ये सिंगली ऐसे एग्जिस्ट कर है। अब सकता है। डायटोमिक में दो। आपने बताया इस हाँ आपने बताया इसमें एक सिंगल एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं हाँ कर हाँ, सकता। हाँ हाँ, मैंने बोला मैक्सिमम जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट मैक्सिमम जो है वो ओके। सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ है जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास नोबल गैसेस है, जीनॉन है, हमारे पास रेडॉन है, हीलियम है, ये भी एक नोबल गैस है। ठीक। तो ये सिंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आर्गॉन भी हमारे पास एक नोबल गैस है। ठीक। तो ये सिंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाकी मोस्टली जितने भी है वो या तो डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, सो बेसिकली वहां पे बहुत सारे एटम जुड़ के बहुत बॉन्ड्स बनाते हैं और एक डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इस पैरा में लिखा है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, जैसे हमने अभी कहा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल, जैसे आप यहाँ पे सारे के सारे एग्जांपल्स आप देखोगे, इसमें H2 देखोगे, N2 देखोगे, O2 देखोगे, FP4 देखोगे, यानी ये एक ही तरह का एटम आपस में जुड़े थे। सो दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट। अब यहाँ पे एक और हमें टर्म सीखना है, समझना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, जब कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड कैसे बनाएगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में ज्वाइन करके बॉन्ड बनाएंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सो ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे आप नीचे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमारे पास वाटर है, जैसे हमारे पास NH3 अमोनिया है। ठीक है। ये एग्जांपल्स है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड है। ठीक है। कल इससे आगे पढ़ेंगे।